बच्चों, आज हम अध्ययन करने वाले हैं कक्षा 12वीं की यूनिट 5 का एक महत्वपूर्ण एवं सरल चैप्टर अध्याय 12 यानी पारितंत्र के बारे में। इसके पहले यूनिट 5 के भाग 1 के वीडियो में हमने अध्याय 11 यानी जीव और समष्टियों का अध्ययन किया था। अब इस यूनिट का भाग 3 शेष है, जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम आज के इस वीडियो को, पारितंत्र इकोसिस्टम। सबसे पहले देखते हैं हम पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी क्या होता है। तो सजीव तथा निर्जीव घटकों के पारस्परिक क्रियाओं का अध्ययन पारिस्थितिकी कहलाता है। पारिस्थितिकी शब्द का उपयोग सबसे पहले अर्नेस्ट हैकेल ने किया था। पारिस्थितिकी के मुख्य प्रकारों को यदि देखा जाए तो स्व पारिस्थितिकी और सामुदायिक पारिस्थितिकी होता है। स्व पारिस्थितिकी या ऑटो इकोलॉजी क्या है? जब किसी स्थान पर एक जीव या उसकी प्रजाति का उसके पर्यावरण के साथ संबंधों का अध्ययन किया जाता है तो इसको हम स्व पारिस्थितिकी या ऑटो इकोलॉजी कहते हैं। जबकि समष्टि पारिस्थितिकी या सिन इकोलॉजी क्या होता है? जब किसी स्थान पर हम विभिन्न प्रजातियों के समुदायों का उसके पर्यावरण के साथ संबंधों का अध्ययन करते हैं तब इस घटना को हम सामुदायिक पारिस्थितिकी कहते हैं। आप जानते हैं भारत में पारिस्थितिकी के जनक कौन है? तो भारत में पारिस्थितिकी के जनक प्रोफेसर रामदेव मिश्र हैं। आगे आप देखें, पारिस्थितिक तंत्र यानी इकोसिस्टम क्या होता है? किसी क्षेत्र में सजीव तथा निर्जीव घटकों से मिलकर बना हुआ तंत्र पारिस्थितिक तंत्र या इकोसिस्टम कहलाता है। और इकोसिस्टम शब्द का उपयोग सबसे पहले एजी टांसले नामक वैज्ञानिक ने किया था। आप ये महत्वपूर्ण बात ध्यान रखेंगे, इकोलॉजी और इकोसिस्टम दोनों अलग अलग हैं। इकोलॉजी में हम सजीव तथा निर्जीव घटकों की पारस्परिक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं और वह शब्द सबसे पहले अर्नेस्ट हैकेल ने दिया था। जबकि सजीव तथा निर्जीव घटकों के मिलने से जो तंत्र बनता है, जो सिस्टम बनता है, उसी को हम पारिस्थितिक तंत्र या इकोसिस्टम कहते हैं। और इस शब्द का उपयोग सबसे पहले एजी टांसले नामक वैज्ञानिक ने किया था। अब हम पारिस्थितिक तंत्र के मुख्य घटकों की चर्चा करेंगे। तो पारिस्थितिक तंत्र में दो मुख्य घटक होते हैं, जैविक घटक और अजैविक घटक। जैविक घटक यानी बायोटिक कंपोनेंट किसको कहते हैं? तो जिनमें जीवन होता है उनको हम जैविक घटक कहते हैं। इसके अंतर्गत उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक तीनों प्रकार के जीव आ जाते हैं। उत्पादक यानी कि सभी पेड़ पौधे, उपभोक्ता यानी कि सभी जंतु जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पौधों से भोजन प्राप्त करते हैं, और अपघटक जैसे कि सभी सूक्ष्म जीव। इसमें दूसरा घटक होता है अजैविक घटक या एबायोटिक कंपोनेंट। तो इसके अंतर्गत तापमान, जल, प्रकाश, मृदा, वायु, ये सभी एबायोटिक कंपोनेंट कहलाएंगे। आगे देखें, किसी स्थान की जलवायु के मुख्य कारक कौन कौन से हैं? तो किसी भी स्थान पर जलवायु कारकों में जल, वायु, प्रकाश, तापमान और मृदा ये मुख्य जलवायु कारक कहलाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखें आप, पारिस्थितिक तंत्र की संरचना में प्राथमिक उत्पादक क्या बनाते हैं? तो उत्पादक जो होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा कार्बनिक भोज्य पदार्थों का निर्माण करते हैं, जिस पर पूरा जीव संसार निर्भर होता है। नेक्स्ट देखें, पारितंत्र में या पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो हम सभी जानते हैं पारितंत्र में या पूरी पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य का प्रकाश यानी कि सूर्य है। ठीक है, आगे देखें, उत्पादक या प्रोड्यूसर कौन होते हैं? तो बच्चों, वे सभी जीव जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपने भोज्य पदार्थों का निर्माण स्वयं करते हैं उनको हम उत्पादक या स्वयंपोषी जीव कहते हैं। इसके अंतर्गत सभी हरे पेड़ पौधे और शैवाल आ जाते हैं। पादप प्लवक यानी फाइटोप्लैंक्टन्स भी इसके अंतर्गत आते हैं। अब अगला प्रश्न देखें, हरे पौधों को पारितंत्र में क्या कहा जाता है? यह कई बार रिक्त स्थानों में या एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखिए में आ जाता है। तो ध्यान रखिए, पारितंत्र में पौधों को उत्पादक यानी कि प्रोड्यूसर कहा जाता है। सभी पौधे पारितंत्र में प्रोड्यूसर का कार्य करते हैं, भोज्य पदार्थों का निर्माण करते हैं, इसलिए इसको उत्पादक कहा जाता है। आगे देखें, उपभोक्ता कौन होते हैं? ये कितने प्रकार के होते हैं? तो वे सभी जीव जो अपना भोजन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पौधों से प्राप्त करते हैं, उनको हम उपभोक्ता या कंज्यूमर कहते हैं। प्रायः उपभोक्ता तीन प्रकार के होते हैं, इन्हें आप एक चित्र की सहायता से समझ सकते हैं। आप देख रहे हैं पूरे पारितंत्र में ये घास स्थल का पारितंत्र है, जिसमें घास जो है वो उत्पादक का कार्य कर रही है और पेड़ जो है वो भी उत्पादक का कार्य कर रहा है। किंतु इन उत्पादकों द्वारा बनाए गए भोजन को कई प्रकार के प्राणियों के द्वारा खाया जाता है। जैसे सबसे पहले वे सभी प्राणी जो शाकाहारी होते हैं, जो पौधों से सीधे भोजन प्राप्त करते हैं, उनको प्राथमिक उपभोक्ता कहा जाता है। जबकि इन शाकाहारी प्राणियों को खाने वाला द्वितीयक उपभोक्ता कहलाता है, जो मांसाहारी प्राणी होते हैं। और इस पारितंत्र में एक और प्राणी होता है जो इन सभी जंतुओं को खाकर अपना भोजन प्राप्त करता है, यह पारितंत्र में तृतीयक उपभोक्ता कहलाता है। इस प्रकार यहाँ पर हमने उपभोक्ताओं को तीन श्रेणियों में बांटा है, प्राथमिक उपभोक्ता अर्थात शाकाहारी प्राणी, द्वितीयक उपभोक्ता अर्थात मांसाहारी प्राणी, और तृतीयक उपभोक्ता यानी कि सर्वोच्च मांसाहारी प्राणी आ जाएगा। आगे आप देखें, अपघटक या डिकम्पोजर का क्या कार्य होता है?
तो हम अच्छे से जानते हैं वे सभी सूक्ष्मजीव और कवक जो जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों में बदलने का काम करते हैं, उनको हम अपघटक या डिकम्पोजर्स कहते हैं। नेक्स्ट देखें, किसी पारिस्थितिक तंत्र में अपघटकों की क्या भूमिका होती है। तो पारिस्थितिक तंत्र में अपघटक यानी कि सूक्ष्मजीव जो होते हैं वो कार्बनिक पदार्थों को अपघटित करके पोषक तत्वों का पुनर्चक्रण करते हैं, रिसाइकलिंग करते हैं। अगला देखें, स्वयं पोषी किसे कहते हैं। तो हम सब अच्छे से जानते हैं वे सभी जीव जैसे पौधे जो अपना भोजन स्वयं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा बना लेते हैं, उनको स्वयं पोषी जीव कहते हैं। नेक्स्ट देखें, उत्पादकता या प्रोडक्टिविटी किसे कहते हैं। किसी निश्चित क्षेत्र में इकाई समय में वहाँ के उत्पादकों के द्वारा प्रकाश संश्लेषण के द्वारा उत्पन्न की गई कुल कार्बनिक पदार्थों की मात्रा को उत्पादकता कहते हैं। उत्पादकता को प्रायः दो प्रकारों में बांटा गया है, प्राथमिक उत्पादकता यानी प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और द्वितीयक उत्पादकता यानी कि सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। एक एक करके देखें। पहले प्राथमिक उत्पादकता किसे कहते हैं। तो यह हरे पौधों के द्वारा सौर ऊर्जा को संचित करने की दर होती है। इसको पुनः हम दो प्रकारों में बांट सकते हैं, सकल प्राथमिक उत्पादकता यानी कि कुल प्राथमिक उत्पादकता जिसको अपन GPP ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं, और दूसरा शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता यानी कि नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो सबसे पहले देखेंगे सकल प्राथमिक उत्पादकता या कुल प्राथमिक उत्पादकता क्या होती है। इसको एक चित्र के द्वारा समझने का प्रयास करें। पारितंत्र में सूर्य ऊर्जा का मुख्य स्रोत है और यह प्रकाश ऊर्जा जब पौधों को प्राप्त होती है, सभी पौधे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा कार्बनिक भोज्य पदार्थों का निर्माण करते हैं। तो इकाई समय में पौधों के द्वारा जो कुल ऊर्जा उत्पन्न की जाती है उसी को हम ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी या सकल प्राथमिक उत्पादकता कहते हैं। जैसे हम यहाँ यह मान लेते हैं कि यहाँ के पौधों ने इकाई समय में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा 1000 किलो कैलोरी कुल ऊर्जा उत्पन्न की है, तो यह यहाँ की ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी या सकल प्राथमिक उत्पादकता कहलाएगी। हम अच्छे से जानते हैं कि पौधे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो ऊर्जा उत्पन्न करते हैं उनमें से 90% ऊर्जा को वह स्वयं की जैविक क्रियाओं में खर्च कर देता है। इस प्रकार यहाँ पर 900 किलो कैलोरी ऊर्जा श्वसन एवं अन्य जैविक क्रियाओं में खर्च हो जाएगी और मात्र जो 10% ऊर्जा होगी वो शरीर के भीतर संचित रहेगी। जो भीतर संचित है उसी को हम बोलेंगे नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी या शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता। इसे हम एक सूत्र के द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं, NPP बराबर GPP माइनस R। अर्थात NPP क्या है, शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता, जिसका मान कितना आया 100 किलो कैलोरी। कैसे आया ये, जब आपने इकाई समय में पौधों के द्वारा बनाई गई कुल ऊर्जा मतलब 1000 किलो कैलोरी ऊर्जा को आपने श्वसन द्वारा खर्च कर दी गई ऊर्जा में से जब घटा दिया, तो 1000 में से जब आपने 900 को कम कर दिया तो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का मान आ गया यहाँ पर 100 किलो कैलोरी। अब आगे द्वितीयक उत्पादकता को देखें। यह उपभोक्ता स्तर पर निर्मित की गई कार्बनिक पदार्थों की मात्रा होती है। इसके अंतर्गत शाकाहारी और मांसाहारी दोनों जीव आ जाते हैं। तो इस द्वितीयक उत्पादकता को हम कुल द्वितीयक उत्पादकता और शुद्ध द्वितीयक उत्पादकता में नहीं बदल सकते, क्योंकि यहाँ पर उपभोक्ता अधिक होते हैं, अतः ऊर्जा चलायमान होने के कारण इसका मान लगातार बदलता रहता है। इसलिए द्वितीयक उत्पादकता को कभी भी कुल द्वितीयक उत्पादकता और शुद्ध द्वितीयक उत्पादकता में नहीं बदला जा सकता। आगे देखें, GPP और NPP का पूरा नाम क्या है। तो GPP मतलब ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी यानी कि सकल प्राथमिक उत्पादकता या कुल प्राथमिक उत्पादकता, और NPP मतलब नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी या शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता। आगे देखें, अपरद या डेट्राइटस क्या होता है। अपरद या डेट्राइटस का अर्थ उन मृत कार्बनिक पदार्थों से है जो पौधों और जंतुओं के सड़ने गलने से बनते हैं। इसको सामान्य भाषा में कूड़ा करकट और अवशेष भी कह सकते हैं। आप कभी खेत खलिहानों में गए होंगे तो खेत खलिहानों में मिट्टी के ऊपर जो पत्तियाँ, लकड़ियाँ, फल, फूल आदि जो सड़ रहे होते हैं ये अपरद कहलाते हैं। आगे देखें, अपरदहारी या डेट्राइटस क्या होता है, इसका उदाहरण दीजिए। तो अपरद को खाने वाले जीवों को अपरदहारी जीव कहा जाता है। सामान्यतः कुछ ऐसे जीव होते हैं जो अपरद को खाते हैं, यानी कि मृत कार्बनिक पदार्थों को खाकर उसको सरल पदार्थों में बदलने का काम करते हैं, जैसे केचुआ, दीमक और सूक्ष्मजीव। ये सभी के सभी अपरदहारी या डेट्राइटस के उदाहरण हैं। आगे देखें, ह्यूमस क्या होता है। तो यह एक गहरे हरे रंग का अक्रिस्टलीय पदार्थ है जो मृदा में कार्बनिक अवशेषों के अपघटन से बनता है और इससे मिट्टी की उर्वरा क्षमता बढ़ जाती है। आगे देखें, ह्यूमिफिकेशन क्या होता है। तो एक ऐसी प्रक्रिया जिसके अंतर्गत सूक्ष्म जीवों के द्वारा मृत कार्बनिक पदार्थों को ह्यूमस में बदला जाता है, उसी को हम ह्यूमिफिकेशन कहते हैं। नेक्स्ट देखें, ऊर्जा का प्रवाह पारिस्थितिक तंत्र में कैसा होता है। पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह यूनिडायरेक्शनल यानी कि एक दिशीय होता है। यह हमेशा उत्पादकों से उपभोक्ताओं की ओर होता है। अगला देखें, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह को समझाइए। तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं पारितंत्र में ऊर्जा स्रोत से
उत्पादकों द्वारा ग्रहण की गई ऊर्जा का उपभोक्ताओं से होते हुए अपघटकों तक स्थानांतरण होता है। इस प्रक्रिया को हम ऊर्जा प्रवाह या एनर्जी फ्लो कहते हैं। ऊर्जा का यह स्थानांतरण सामान्यतः 10% नियम के अनुसार होता है और ऊर्जा प्रवाह का 10% नियम लिंडेमैन नामक वैज्ञानिक ने दिया था। ऊर्जा प्रवाह को 2 चरणों में अध्ययन कर सकते हैं। पहला सौर ऊर्जा का संग्रहण और दूसरा पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह। पहला देखिए सौर ऊर्जा का संग्रहण। हम सभी अच्छे से जानते हैं सूर्य के द्वारा जो भी प्रकाश ऊर्जा पौधों को प्राप्त होती है उसमें से केवल 2 से 10% भाग ही प्रकाश संश्लेषण के द्वारा रासायनिक ऊर्जा में बदल पाते हैं। तो प्रकाश का यह 2 से 10% भाग प्रकाश संश्लेषणी सक्रिय विकिरण कहलाता है। PAR यानी फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन कहलाता है, जो प्रकाश संश्लेषण के काम आता है। जब पौधों के द्वारा कार्बनिक भोज्य पदार्थों का निर्माण कर लिया जाता है तब यह ऊर्जा का स्थानांतरण उत्पादकों से उपभोक्ताओं की ओर होता है। यहाँ पर होता क्या है कि प्रत्येक पोषक स्तर पर 90% ऊर्जा स्वयं की जैविक क्रियाओं में खर्च कर दी जाती है। मात्र 10% ऊर्जा बचती है जो अगले पोषक स्तर पर पहुंच जाती है। इस प्रकार प्राथमिक उपभोक्ता में जो भी ऊर्जा आती है उस ऊर्जा का 90% भाग यह प्राथमिक उपभोक्ता अपनी जैविक क्रियाओं में खर्च कर देता है या ऊष्मा के रूप में इसको मुक्त कर देता है और इसके भीतर मात्र 10% ऊर्जा बच जाती है। यह 10% ऊर्जा अगले पोषक स्तर पर स्थानांतरित हो जाती है। यह पोषक स्तर पुनः इसी प्रकार से कार्य करता है, अपने भीतर ग्रहण की गई 90% ऊर्जा को स्वयं की जैविक क्रियाओं में खर्च करता है और वातावरण में ऊष्मा के रूप में मुक्त कर देता है और शेष 10% ऊर्जा इसके शरीर में संग्रहित रहती है जिसको अगले पोषक स्तर पर स्थानांतरित कर दिया जाता है। इस प्रकार हम यहाँ पर यह देख रहे हैं कि ऊर्जा का प्रवाह 10% नियम के अनुसार होता है, अर्थात 90% ऊर्जा का उपयोग उस जीवधारी के द्वारा कर लिया जाता है और शेष 10% ऊर्जा ही अगले पोषक स्तर पर स्थानांतरित होती है। आगे देखें, पारितंत्र में 10% ऊर्जा प्रवाह का नियम किसने दिया था? तो यह नियम लिंडमैन नामक वैज्ञानिक ने दिया था। आगे देखें, जलीय पारितंत्र में उत्पादकता का सीमा कारक क्या है? तो जलीय पारितंत्रों के अंदर प्रकाश सीमा कारक होता है, क्योंकि समुद्र के भीतर देखें तो बहुत गहरे गहरे समुद्र होते हैं, वहां पर गहराई में प्रकाश नहीं पहुंच पाता, अतः वहां पर उत्पादकों के लिए प्रकाश ही सीमा कारक होता है। आगे देखें, पृथ्वी पर कार्बन का मुख्य भंडार कौन सा है? तो पृथ्वी पर कार्बन का मुख्य भंडार समुद्र है। आगे देखें, सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण कौन से पौधे करते हैं? तो बच्चों यह प्रश्न ऑब्जेक्टिव में पूछा जा चुका है पहले, आप ध्यान रखिएगा। महासागरों में जो शैवाल पाए जाते हैं बहुत बड़े पैमाने पर पाए जाते हैं और सबसे ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण यही करते हैं और पृथ्वी के लिए सबसे अधिक ऑक्सीजन इन्हीं के द्वारा निर्मित की जाती है। आगे देखिए, खाद्य श्रृंखला या फूड चेन क्या होती है? तो जीवों की एक ऐसी श्रृंखला जो पारितंत्र में ऊर्जा के स्थानांतरण को प्रदर्शित करती है उसको हम खाद्य श्रृंखला कहते हैं। जैसे घास के मैदान को यदि देखें तो घास यहाँ पर उत्पादक का कार्य कर रही है और इससे भोजन ग्रहण करने वाला प्राथमिक उपभोक्ता कहलाएगा और यह शाकाहारी प्राणी होगा। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर टिड्डा जो है वो यहाँ पर प्राथमिक उपभोक्ता का कार्य कर रहा है और वो घास से भोजन प्राप्त कर रहा है और जो टिड्डे को भोजन के रूप में ग्रहण करता है वो द्वितीयक उपभोक्ता कहलाता है और चूंकि वह जीव को खा रहा है इसलिए मांसाहारी है। आप यहाँ मेंढक को देख रहे हैं जो टिड्डे को खाकर अपना भोजन प्राप्त करता है। इस प्रकार यह यहाँ पर द्वितीयक उपभोक्ता कहलाता है और मेंढक को खाने वाला प्राणी तृतीयक उपभोक्ता कहलाएगा जैसे कि सांप, और सांप को खाने वाला प्राणी चतुर्थक उपभोक्ता कहलाएगा जैसे कि बाज। यहाँ पर हम देखें, घास जो है वो प्रथम पोषक स्तर का निर्माण कर रही है, टिड्डा दूसरे पोषक स्तर का निर्माण कर रहा है, मेंढक तीसरे पोषक स्तर का निर्माण कर रहा है, सांप चतुर्थ पोषक स्तर को बना रहा है और बाज जो है वो पांचवें पोषक स्तर को बना रहा है। इस प्रकार खाद्य श्रृंखला में जितने प्राणी होंगे उतने अधिक पोषक स्तरों का निर्माण होगा। आगे देखें, खाद्य श्रृंखला के विभिन्न स्तरों को क्या कहते हैं? तो खाद्य श्रृंखला के विभिन्न स्तरों को हम ट्रॉफिक लेवल या पोषक स्तर या पोषण स्तर कहते हैं। आगे देखें, एक खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी जीव कौन से पोषक स्तर को बनाते हैं? आप देख रहे हैं यहाँ पर शाकाहारी प्राणी जो होता है वो द्वितीयक पोषक स्तर का निर्माण करता है जिसको हम प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं। आगे देखिए, मृत कार्बनिक पदार्थों से शुरू होने वाली खाद्य श्रृंखला को क्या कहते हैं? तो इसको हम अपरद खाद्य श्रृंखला या डेट्राइटस फूड चेन कहते हैं। आगे देखिए, खाद्य जाल या फूड वेब किसे कहते हैं? तो किसी पारितंत्र को यदि हम देखें तो उसके अंदर एक से अधिक खाद्य श्रृंखलाएं होती हैं और कोई भी प्राणी अपने भोजन के लिए एक से अधिक विकल्पों पर आश्रित होता है। उसके पास एक विकल्प नहीं होता, एक से अधिक विकल्प होते हैं। तो किसी पारितंत्र में कई सारी खाद्य श्रृंखलाएं भोजन के आधार पर जुड़कर एक जाल बना लेती है, इसको हम खाद्य जाल कहते हैं। आगे देखें, खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल में क्या अंतर होता है? तो खाद्य श्रृंखला एक सीधी कड़ी को प्रदर्शित करता है जबकि खाद्य जाल कई खाद्य श्रृंखलाओं के आपस में मिलने से बना होता है।
खाद्य श्रृंखला की बात करें तो इसमें ऊर्जा का प्रवाह केवल एक ही दिशा में होता है, जबकि खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह अनेक वैकल्पिक मार्गों से होता है। तीसरा बिंदु देखें तो खाद्य श्रृंखला एक सरल संरचना है जिसमें सामान्यतः जीवों की संख्या कम होती है, जबकि खाद्य जाल अत्यधिक जटिल और जाल जैसी संरचना होती है जिसमें अनेक जीव शामिल होते हैं। चौथा बिंदु देखें, खाद्य श्रृंखला कम स्थिर होती है, जबकि खाद्य जाल तुलनात्मक रूप से अधिक स्थिर होता है। आगे देखें, पारिस्थितिक पिरामिड या इकोलॉजिकल पिरामिड क्या होते हैं। इस टॉपिक का वीडियो मैं पहले शेयर कर चुका हूं, आप फिर भी इसको एक बार देखिए। तो किसी भी पारितंत्र में विभिन्न पोषक स्तर के जीवों को जब संख्या, जैव भार और ऊर्जा के आधार पर प्रदर्शित किया जाता है तो एक पिरामिड के समान रचना बन जाती है। इसी को हम पारिस्थितिक पिरामिड या इकोलॉजिकल पिरामिड कहते हैं। इसमें हमेशा उत्पादकों को आधार पर रखा जाता है और उपभोक्ताओं को उत्तरोत्तर क्रम में क्रमशः ऊपर की ओर दर्शाया जाता है। पारिस्थितिक पिरामिड की अवधारणा चार्ल्स एल्टन नामक वैज्ञानिक ने दी थी। आगे देखें, पारिस्थितिक पिरामिड कितने प्रकार के होते हैं। तो हम जानते हैं पारिस्थितिक पिरामिड 3 प्रकार के होते हैं, संख्या का पिरामिड, जैव भार का पिरामिड और ऊर्जा का पिरामिड। इन तीनों पिरामिड का वीडियो मैं पहले सेंड कर चुका हूं। अब इसके अन्य प्रश्न क्या बन सकते हैं उस पर चर्चा करें। तो एक एक नंबर में कई प्रश्न बन सकते हैं, जैसे संख्या का पिरामिड किस पारितंत्र में उल्टा होता है। तो आप एक वृक्ष पारितंत्र को जानते हैं। हम यहाँ पर देखें, उत्पादक को हमने आधार पर दर्शाया है, प्राथमिक उपभोक्ता को उसके ऊपर लिया है और द्वितीयक उपभोक्ता को उसके ऊपर लिया है। जब हम किसी वृक्ष परितंत्र का अध्ययन करते हैं तो एक पेड़ पर कई सारे पक्षी आश्रित होते हैं और प्रत्येक पक्षी पर कई सारे कीड़े और परजीवी आश्रित होते हैं। इस प्रकार संख्या के आधार पर देखें तो पेड़ एक है, पक्षी उनसे ज़्यादा है और कीट उनसे ज़्यादा है। तो इस प्रकार यहाँ पर पेड़ चूंकि कम है इसलिए इसको कम स्थान दिया है और सूक्ष्म जीव ज़्यादा है इसलिए इनको ज़्यादा स्थान दिया है। तो यहाँ पर देखें पिरामिड कैसा बना है, उल्टा। तो एक वृक्ष परितंत्र या ट्री इकोसिस्टम में संख्या का पिरामिड उल्टा बनता है। आगे देखें, जलीय परितंत्र में जीव भार का पिरामिड कैसा होगा। तो आप देखें जलीय परितंत्र को, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कई सारे शैवाल और एक कोशिकीय पादप प्लवक दिख रहे हैं। ये उत्पादक का कार्य कर रहे हैं। इनको खाने वाली शाकाहारी मछलियाँ या प्राथमिक उपभोक्ता कहलाएगी और इनको खाने वाली बड़ी मांसाहारी मछलियाँ द्वितीयक उपभोक्ता कहलाएगी। अब यहाँ पर किसी बात हो रही है, जैव भार की बात हो रही है। तो पादप प्लवकों का जो जैव भार होता है वो कम होता है, जबकि बड़ी मछलियों का जैव भार तुलनात्मक रूप से अधिक होता है। इस तरह से इनको अधिक स्थान देना होगा और पादप प्लवकों को कम स्थान देना होगा। तो इस प्रकार यहाँ पर एक उल्टा पिरामिड प्राप्त हो जाता है। आगे देखें, ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा क्यों होता है। हम अच्छे से जानते हैं कि पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है और यह ऊर्जा प्रवाह के 10% नियम के अनुसार होता है। अर्थात प्रत्येक पोषक स्तर पर मात्र 10% ऊर्जा ही स्थानांतरित होती है और 90% ऊर्जा स्वयं की जैविक क्रियाओं में खर्च कर दी जाती है। इसको हम एक ग्राफ की सहायता समझें तो उत्पादकों को हमने यहाँ पर आधार पर दर्शाया है और उत्तरोत्तर क्रम में उपभोक्ताओं को दर्शाया है। यदि माना जाए कि पौधों के द्वारा इकाई समय में 1,00,000 किलो कैलोरी ऊर्जा का उत्पादन हुआ, तो 1,00,000 किलो कैलोरी ऊर्जा में से 90% ऊर्जा को यह अपनी जैविक क्रियाओं में खर्च कर देगा। मात्र 10% ऊर्जा ही अगले पोषक स्तर पर स्थानांतरित होगी। अर्थात 1,00,000 में से मात्र 10,000 किलो कैलोरी ऊर्जा ही कीटों के पास जाएगी। और कीटों को जब मेंढक के द्वारा खाया जाता है तो कीट अपनी जैविक क्रियाओं में 90% ऊर्जा को खर्च कर देगा और मात्र 10% ऊर्जा ही अगले पोषक स्तर में जाएगी। अर्थात 1,000 किलो कैलोरी ऊर्जा ही मेंढक के भीतर जाएगी। इस प्रकार इस ग्राफ को देखें तो पौधों के पास सबसे अधिक ऊर्जा है, कीट के पास सबसे कम है, मेंढक के पास और कम है। लगातार ऊर्जा घटती जा रही है, आधार चौड़ा है और शीर्ष सकरा है। इसलिए ऐसे पिरामिड को सीधा पिरामिड कहते हैं और ऊर्जा का पिरामिड सभी पारितंत्रों में हमेशा सीधा ही प्राप्त होगा। इस प्रकार यह वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है बच्चों। ऐसे ही और अच्छे वीडियो के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको नए वीडियो मिलते रहें।